ये जो तलाक बढ़ रहा है, ये इसके पीछे आपको रीज़न क्या समझ में आता है? इसके पीछे बहुत सारे रीजंस है। एक बच्चा है जो माँ बाप की काफ़ी सेवा कर रहा है और दूसरा बच्चा अपने माँ बाप की बिल्कुल नहीं देखभाल कर रहा है, और फिर माँ बाप के चले जाने के बाद प्रॉपर्टी सबको आधी आधी मिल रही है। अभी शादी के पहले जैसे मतलब सब लोग कसमे वादे खाते हैं कि मैं ऐसा करूँगा वैसा करूँगा। चांद सितारे तोड़ लाऊंगा। लड़कियां औरतें जो है घर पे रहती थी, उनके साथ अत्याचार होता था, घरेलू हिंसा होती थी, मारपीट होती थी, गाली गलौज होती थी, डाउरी केसेस होते थे। तो कहते हैं ना निर्मला जी की जो भाग्य होता है वो भी बहादुरों का साथ देता है। आज मैं आपके सामने एक रियल कहानी रखने जा रहा हूँ। ये कहानी उन महिलाओं के लिए जो कभी ना कभी सोच लेती है कि शादी के बाद उनकी पहचान सिर्फ घर की जिम्मेदारियों तक सीमित रह जाती है। आज हमारे सामने है एडवोकेट निर्मला राठौर जी, जिन्होंने अपने लाइफ में कानून की पढ़ाई की, शादी के बाद जीवन के स्ट्रगल किए और उसके बाद आज एक सक्सेसफुल लॉयर की तरह ये काम कर रही हैं। तो क्या ये सब इतना आसान था? आज हम जानेंगे निर्मला राठौर जी से उनकी ज़िंदगी के बारे में, उनके इस पढ़ाई के बारे में। तो स्वागत है निर्मला जी आपका हमारे इस स्टूडियो में। थैंक यू। तो आपकी जो मैंने अभी स्टोरी जानी या समझी है आपसे बात करते हुए, तो मुझे एक चीज़ समझ में आया कि कुछ तो एक अलग है, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपने चाइल्डहुड में कुछ ना कुछ उनको कमी होती है, लेकिन उसके बावजूद भी आज आप एक सक्सेसफुल लॉयर हैं। तो मैं आपके थोड़ा चाइल्डहुड के बारे में जानने की चाहत रखता हूँ मैडम, आप मुझे बताइए। ओके, सो चाइल्डहुड के बारे में अगर बताऊं तो मैं बोर्न एंड ब्रॉट अप हूँ कर्नाटक से। कर्नाटक के एक डिस्ट्रिक्ट है गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट, जहाँ पे एक छोटे से टाउन जिसका नाम है शाहबाद, वहाँ से पली बड़ी हूँ। मेरे जॉइंट फैमिली के बीच में पली बड़ी हूँ, जहाँ पे मेरे चाचा चाची थे, दादा दादी थे, सबका मुझे लाड प्यार मिला है। बढ़िया। और मैंने वहाँ पे 10th पास किया है। 10th में मैं टॉपर रह चुकी हूँ। फिर वहाँ से मैंने मूव ऑन किया मुंबई के लिए। अच्छा। मुंबई में जहाँ मेरे मम्मी पापा रहते थे, तो वहाँ पे मैंने फिर सोचा कि मेरा परसेंटेज अच्छा था, मुझे सबने एनकरेज किया कि मैं डॉक्टर बन सकती हूँ। ओह यस। सो मैंने सोचा कि ठीक है, चलो मुझ में वो कैलिबर है तो क्यों ना ट्राई किया जाए। तो मैंने साइंस स्ट्रीम लिया था, लेकिन फिर वहाँ पे एक मुझे चैलेंज आ गया। लाइफ का एक स्ट्रगल पीरियड था मेरे लिए। मतलब मैंने जो सोचा था साइंस कर लूँ, लेकिन वो मेरा डिसीजन रॉन्ग निकला। फिर मैंने जैसे तैसे साइंस से क्लियर आउट करके कॉमर्स स्ट्रीम चूज किया। अच्छा। कॉमर्स में फिर से मैंने टॉप किया। एंड कॉमर्स करते करते मैंने जॉब भी किया। तो मुझे एक चीज़ समझ में आया निर्मला जी से आपसे बात करते हो, आपने एक बात कही कि आपने शाहबाद में 10th स्टैंडर्ड तक पढ़ाई की और उसके बाद आप फिर मुंबई में आए अपने मम्मी पापा के पास। यस। तो क्या मतलब 10th तक आप अपने मम्मी पापा से दूर थी? यस, ऑब्वियसली मेरे चाचा जी ने मुझे रखा था साथ में। अच्छा। मतलब उनके साथ ही मैं पली बड़ी हूँ। उन्होंने आपका पालन पोषण किया? इनफैक्ट मेरे सर्टिफिकेट्स में भी उनका नाम है आज भी। वो मेरे मम्मी पापा के रोल में प्ले करते हैं। अच्छा। उनको मैं अपना मम्मी पापा जैसे ही मानती हूँ। मैं शुक्रगुजार हूँ जो मुझे वो उस टाइम पे मिले हैं। ओके। उनके वजह से ही मैं आज जो भी कर पाई हूँ, उनका भी कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूशन है ही। सो आई डीपली थैंक यू देम। वेरी गुड। बहुत ही कम सुनने को मिलता है कि किसी के अंकल ने अपनी भतीजी को इतना बड़ा किया और पढ़ाया लिखाया जिम्मेदारियों के साथ में। यस। आप उनके लिए ग्रेटिट्यूड आज भी फील कर रहे हैं। यस। निर्मला जी, आपने अभी बोला कि 10th स्टैंडर्ड में आपके अच्छे मार्क्स आए और आपने साइंस ले लिया, तो ये क्या आप सिर्फ अच्छे मार्क्स की वजह से आपने साइंस ले लिया कि कुछ आपको करना? हाँ, मतलब वहाँ पे उस टाइम पे वो पीरियड चला था, जैसे यहाँ पे डॉक्टर ही बनना है या फिर इंजीनियरिंग ही करनी है, ऐसा कुछ आता है कभी कभी फील्ड्स। हाँ। तो सबने जैसे बोला कि मतलब तुम साइंस कर लो, तो मैं साइंस कर लिया। मैंने यही सोच मेरी गलत हो गई वहाँ पे। सिर्फ मार्क्स पे नहीं जाना चाहिए। मैं यहाँ पे अपील करना चाहूँगी अगले स्टूडेंट्स को, जो आने वाले स्टूडेंट्स है, सिर्फ मार्क्स के ऊपर ना जाए, अपने कैलिबर पे जाए। एक्चुअली हमारे टाइम में भी यही होता था कि हम जब स्कूल में थे तो 10th स्टैंडर्ड में अगर जो बच्चे का मार्क्स अगर 40, 45, 60 आता था, 60 तक आता था, Yes. तो वो कॉमर्स ले लेते थे, और जिनके बच्चों के मार्क्स 65, 70, 80 आते थे, Yes. तो दे गो फॉर साइंस। Yes, तो absolutely. लेकिन आपने जो बताया इसके हिसाब से तो हमारा एक ही होना चाहिए कि साइंस लेना या कॉमर्स लेना हमें परसेंटेज के ऊपर डिसाइड नहीं करना चाहिए। Yes.
जो हम आगे करना चाहते हैं उसके ऊपर करना। यस यस, That's आपकी it. जो ये कैपेबिलिटीज है उसी पे कंसंट्रेट करके ही आपको चूज करना है, किसी के कहने पे नहीं जाना है। साइंस से कॉमर्स में आना तो वो एक चैलेंज नहीं था आपके लिए, क्योंकि हम बिल्कुल अचानक से साइंस पढ़ते और फिर अचानक से कॉमर्स आ रहे बिल्कुल चैलेंजिंग था, लेकिन मैंने उस चैलेंज को एक्सेप्ट किया पॉजिटिवली। हैं। अगर मैं वहाँ नेगेटिव हो जाती तो मेरा कुछ भी नहीं हो पाता। मुझे रुकना नहीं था लाइफ में कभी। इस स्ट्रगल की वजह से, इस फेलियर की वजह से मुझे नहीं रुकना था, मुझे आगे बढ़ना था। तो आपने कॉमर्स में आके वापस से बाउंस बैक यस, बाउंस बैक किया है। ग्रेजुएशन और में साथ में मैंने और एक स्ट्रगल लिया साथ में, जो कि मैं जॉब करती थी। ओके। सुबह का और कॉलेज खत्म करके मैं जॉब के लिए जाती थी और मेरे एक्सपेंसेस मैं खुद उठाती थी। तो जॉब करना ये आपकी मजबूरी थी या आपका ये पैशन था? पैशन था। ओके, यस, आई वांट टू बी सेल्फ डिपेंडेंट पर्सन। स्टार्टिंग से। यस दैट्स ग्रेट, इसलिए शायद आप लॉयर बन गई। यस तो फिर आपने ये जो लॉ की पढ़ाई की, ये आपने शादी के बाद की आप बता रहे हैं आप। यस। तो ये अचानक से फिर कैसे लॉ का आपके मन में हाँ, आया? इसमें मैं बताना चाहूँगी कि मतलब जैसे कि मैंने सीए का एनरोल कर लिया था, फिर उसके बाद मेरा शादी का मोमेंट आ गया। फिर शादी के बाद भी मैंने कंटिन्यू करने की कोशिश की सीए की पढ़ाई, लेकिन जहाँ मेरी शादी हुई थी वहाँ पे जॉइंट फैमिली था। अच्छा। यस, जहाँ पे मेरी सास थी, मेरी ननद थी और सास की मम्मी जी थी। तो इतने लोगों के साथ में रहते हुए आपने लॉ की पढ़ाई करने का डिसीजन लिया, वो Yes. कैसे? ये बहुत इंटरेस्टिंग यहाँ है। पे मैं कहना चाहूँगी, मैं ग्रेटिट्यूड कहना चाहूँगी अपने हस्बैंड को, जिन्होंने मुझे एनकरेज किया और चैलेंज भी दिया कि अगर तुम्हें ये टैलेंट है तो इसको वेस्ट नहीं करना है। ठीक है, मैंने एक्सेप्ट कर लिया और शादी के बाद, एक बच्चे के बाद, जब सेकेंड प्रेगनेंसी था, तभी मैंने ये चैलेंज एक्सेप्ट किया मेरे हस्बैंड से। मतलब आपका आपकी एक एक बच्चा हो चुका था? ऑलरेडी बच्चा था 2015 में। ओके। उसके बाद फिर सेकेंड प्रेगनेंसी के टाइम पे मैंने ये चैलेंज एक्सेप्ट किया हस्बैंड के थ्रू। ओह! उन्होंने मेरा एक्चुअली टैलेंट कहीं न कहीं जाना कि मुझ में जो टैलेंट है वो कहीं न कहीं बाहर आना चाहिए। तो ये तो बहुत बड़ी इंस्पायरिंग स्टोरी है, क्योंकि बोलते हैं लोग कि हर मर्द के सक्सेस होने के पीछे एक औरत का हाथ होता है। तो यस, यहाँ ऐसा यहाँ थोड़ा पे एक औरत सक्सेस। मैं गर्व से कहना चाहूँगी कि यहाँ पे मेरे हस्बैंड का हाथ है। वाह! यस, एक औरत के उन्होंने मुझे इतना सपोर्ट किया। मतलब फैमिली मेरी ऐसी थी, जॉइंट फैमिली थी, बड़ी फैमिली थी और मैं ऑर्थोडॉक्स मतलब टाइप की फैमिली से बिलॉन्ग करती हूँ, जहाँ पे शेड्यूल कास्ट था, मैं बंजारे कास्ट से बिलॉन्ग बिलॉन्ग करती हूँ। अच्छा। यस, वहाँ पे लड़कियों को इतना पढ़ाई के लिए एनकरेज कोई नहीं करता था। और बीइंग अ फर्स्ट जनरेशन लॉयर, मेरे पूरे जनरेशन में, मेरे मम्मी मम्मी के जनरेशन में और मेरे पापा के जनरेशन में कोई लॉयर नहीं था दूर दूर तक। सो आई एम द फर्स्ट जनरेशन लॉयर फॉर माई फैमिली। दैट्स ग्रेट। या तो मतलब ये बहुत बड़ी बात है कि आप सही बोल रहे हैं कि इस बंजारा समाज में पढ़ाई लिखाई को इतना महत्व नहीं दिया जाता था, यस और फिर भी, और आप बोल रहे हैं कि आप पूरे आपके फैमिली में आप फर्स्ट हो जिन्होंने इतने आगे तक की पढ़ाई की और Yes. लॉयर आप बने। यस ये और बहुत मैं ही एक सच में एग्जाम्पल सेट कर रही हूँ हमारे जो अगली जनरेशन है उनके लिए। बंजारा समाज के। यस निर्मला जी, आपने बताया कि शादी के बाद, और वो भी आप सेकेंड प्रेगनेंसी के समय आपने लॉ में एडमिशन लिया, तो ये कैसा एक चैलेंजेस रहा होगा आपके सामने, और आपने उसको कैसे आपने निभाया, कैसे आपने पढ़ाई की? क्योंकि आपके पास आपका परिवार भी था, एक बच्चा ऑलरेडी था, उसको भी आप संभालना था, सोसाइटी को भी आपको देखना था, तो कैसे आपने इसको हैंडल किया? बेशक ये बहुत ही चैलेंजिंग जॉब था मेरे लिए। अगेन इट वाज अ हर्डल फॉर मी, लेकिन फिर भी मैंने उसको क्लियर आउट किया। सिर्फ एक रीज़न बताऊंगी इसमें, और वो रीज़न है हस्बैंड। भले दुनिया मेरे अगेंस्ट में थी, मेरे हस्बैंड मेरे साथ थे तभी, और इसकी वजह से मुझे ये जर्नी आसान लगा। मैंने सब कुछ मैनेज किया, जैसे घर का काम होता है या फिर बच्चों को संभालना होता है, और फिर उसके बाद पढ़ाई के लिए कुछ टाइम अगर मिलता था तो वो मैं कोप अप करती थी। कभी कभी रात रात बैठना पड़ता था, कभी कभी ऐसा भी लगता था, रोती थी मैं कि मतलब फिर क्या कर रही हूँ मैं, पागल तो नहीं हो गई हूँ, ये सब एक साथ संभाल रही हूँ। लेकिन फिर भी मैंने कैसे जैसे मैनेज किया। 3 साल बस निकालने थे, मैंने खुद को वो एनकरेजमेंट दिया, सेल्फ मोटिवेटेड पर्सन जो हूँ, तो मैंने खुद को एनकरेजमेंट दिया कि नहीं, तू कर सकती है। करेक्ट। यस, सो दिस इज व्हाट आई हैव डन। आपने एग्जाम भी प्रेगनेंसी के दौरान दिया अपना? यस, प्रेगनेंसी के 5th मंथ में मैंने, मेरा बोलना नहीं चाहिए लेकिन बड़ा पेट था, उस पेट को लेकर मैं एग्ज़ाम देने के लिए गई। वहाँ पे सबको ऐसा, मुझे देख के ऐसा लगा, मतलब क्राउड के बीच में मैं कुछ अलग दिख रही थी वो पेट लेकर। फिर भी मैंने इग्नोर किया लोगों को। मुझे मेरा मोटिवेशन, मेरा जो
लक्ष्य था वो एक ही था कि मुझे वो सीट एग्जाम क्लियर करनी है। ओके। तो वो मैंने जैसे जैसे क्लियर किया फर्स्ट अटेम्प्ट में ही, देन अगेन आई प्रूव माई सेल्फ दैट आई कैन डू। तो उससे मुझे और मोटिवेशन मिला, यस आई कैन डू दिस। तो वहां से मुझे फिर एनरोलमेंट किया मैंने फर्स्ट ईयर एलएलबी के लिए। जिस दिन मेरा डिलीवरी था उसके एक ही हफ्ते में मैंने एडमिशन्स लिए। जहाँ पे भी जो भी हालात थे, मेरे कॉम्प्लिकेशंस थे प्रेगनेंसी को लेकर, उसमें भी मुझे सबने साथ दिया, फैमिली ने साथ दिया। तो वो भी मैं सबको ग्रेटिट्यूड कहना ही चाहूंगी। तो ओवरऑल ये समझ में आता है कि अगर आप कोई चीज करना शुरू करते हैं तो लोग आपका साथ से साथ देते ही हैं। देते हैं। भले ही आप पहले स्टार्टिंग में सबको वो डाइजेस्ट नहीं होती है, लेकिन फिर बाद में सब फ्लो में आ जाते हैं। वो कहते हैं ना निर्मला जी की जो भाग्य होता है वो भी बहादुरों का साथ साथ देता है। वो तो आपने बहादुरी दिखाई और आपने प्रेगनेंसी के समय जाके लॉ की पढ़ाई करने की आपने चैलेंज को एक्सेप्ट किया अपने हस्बैंड का और आपने उस चैलेंज को पूरा करके दिखाया। वाकई ये काबिल तारीफ है। और हम बहुत सी औरतें आज आपकी इस बात से सीखेंगे कि प्रेगनेंसी के दौरान वो आपको एक बेचारापन नहीं लाना है अपने अंदर। नहीं, वो सिंपैथी आप खुद में अगर लेके आओगे तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। वो सिंपैथी को खुद से निकाल दो, उस डिक्शनरी से निकाल देना। अगर आपको कुछ करना है, आगे लाइफ में बढ़ना है, तो वो खुद के लिए जो सिंपैथी होती है ना, मैं क्या कर रही हूँ, मैं कितनी बेचारी हूँ, मुझ पे कोई तरस नहीं खा रहा है, तो ये सब चीजें काम नहीं करती है बॉस। ट्रू ट्रू। आपने सिविल लॉ किया है राइट? तो सिविल लॉ में आप क्या क्या करती हैं, मतलब किस किन किन केसेस को देखती हैं आप, कैसे टाइप के? सिविल लॉ में बेसिकली आपकी प्रॉपर्टी रिलेटेड जो भी मैटर्स होते हैं वो कवर होता है। और इसके अलावा एक अलग फील्ड है जो फैमिली से रिलेटेड करता है, दैट इज योर फैमिली लॉ। फैमिली में जैसे आपके डिवोर्स के केसेस हो गए, आपके कस्टडी के केसेस हो गए, आपके पार्टीशंस है, प्रॉपर्टी रिलेटेड लिटिगेशंस है, भाई भाई के बीच में कभी झगड़े हो जाते हैं प्रॉपर्टी को लेकर, ये सब चीज़ें प्रॉपर्टी में आती है और ये सारा कवर होता है सिविल में। आपने अभी ये बात बताई कि प्रॉपर्टी की वजह से भाई भाई में झगड़े की बात आ जाती है। तो आपके पास तो बहुत टाइप के केसेस आते होंगे। Yes. तो आपको क्या लगता है कि किसी भी फैमिली में सबसे बड़ा विवाद किस चीज को लेके हो जाता है? सबसे बड़ा विवाद फैमिली के बंटवारे से ही रिलेटेड होती है। ओके। और प्रॉपर मैनेजमेंट होना चाहिए प्रॉपर्टी का, और प्रॉपर मैनेजमेंट तब होता है जब आप विल बनाते हो। विल, यस, वसीयतनामा। वसीयतनामा, या यू कैन से योर मृत्यु पत्र जो बोलते हैं ना मराठी में, तो दैट इज कॉल्ड योर विल। और ये नहीं बन पाता है अगर फैमिली में, तो इसके बाद लिटिगेशंस को फेस करना ही है। तो आपका क्या कहना है कि अगर किसी भी फैमिली में बिल बन जाए तो उस फैमिली के झगड़े 70-80% ऐसे ही खत्म हो जाएंगे? यस, क्योंकि बिल में स्पेसिफिकली क्लियरली लिखा होता है कि उनके जाने के बाद ये प्रॉपर्टी किसके नाम पे होनी चाहिए, और वही बंदा जाके आगे जाके प्रोबेट करके ले सकता है। ये विल वगैरह जो है ये तो एक ऐसा होता है कि ये तो खाली बड़े लोगों के काम है जिनके पास बहुत सारी प्रॉपर्टीज है, जिनको विल लिखना चाहिए। लेकिन मिडिल क्लास के लिए विल का क्या महत्व? नहीं, अभी यहाँ पे मैं आपको करेक्ट करना चाहूंगी, इवन बड़े लोगों ने भी ये गलती की है। जैसे कि एग्जाम्पल देती हूँ, धीरू भाई अंबानी जो एकदम बड़े आदमी थे, राइट। उन्होंने भी विल नहीं बनाई थी। ओ यस, तो उनकी एक गलती की वजह से आज दोनों भाइयों के बीच में जो भी आप देख रहे हो ये कंडीशंस आई है, सिर्फ विल ना बनाने से। जो भी बंटवारे के समय उनके इशू लाए थे कि Yes. फॉर्म कितना देना है। यस यस, ओके। एब्सोल्युटली। तो दिस इज एन एग्जांपल फॉर आवर जनरेशन दैट हाउ इम्पोर्टेंट इज अ बिल। और भले करोड़ों प्रॉपर्टीज है तो ही बिल बनेगा, ऐसा नहीं है। आपकी छोटी सी छोटी खोली भी हो सकती है, आपकी कैश प्रॉपर्टीज हो सकती है, आपकी बैंक बैलेंस, आपके गोल्ड्स, आपके इन्वेस्टमेंट्स, सारी चीजें आती है बिल में। तो विल वगैरह इतना इम्पोर्टेंट? यस, दिस इज एज इम्पोर्टेंट एज योर प्रॉपर्टी यू कैन परचेज। तो विल जो हम बनाते हैं या जो भी फैमिली बनाती है, आपने बोला कि मिडिल क्लास फैमिली भी बना सकती है। तो समझो अगर कोई इंसान आज जिंदा है, आज उसने विल बना लिया, लेकिन कल को उस विल में उसको लगता है कि नहीं इसमें कुछ और मुझे अमेंडमेंट करना है, Yes. तो वो कर सकता है? यस, कर सकता है, डेफिनेटली कर सकता है। जब तक उसकी मौत नहीं हो जाती तब तक वो विल को चेंज कर सकता है, और उस चेंज करने के प्रोसेस को बोलते हैं कोडिसिल। ओके। यस, सप्लीमेंट्री डीड होता है विल को लेकर। जब तक वो चेंज कर सकते हैं, जब तक उसी डिजायर के हिसाब से नहीं होता है। तो कई बार हो सकता है, बस उसमें कंडीशंस ऐसा है कि आपकी मर्जी से होनी चाहिए, किसी के प्रेशर में आके आपको बनाना नहीं है, और जिसके भी नाम पे बना रहे हो उसको भी पता होना चाहिए। तो लेकिन ये विल के साथ में एक हमें सुनने में आता है गिफ्ट डीड। वैसे विल और गिफ्ट डीड दोनों में क्या डिफरेंस है?
दोनों एक ट्रांसफर का ही टाइप है। गिफ्ट डीड में कैसा है, ऑन द स्पॉट वो ट्रांसफर हो जाता है प्रॉपर्टी उसके नाम पे जिसके आप गिफ्ट कर रहे हो, के जीते हुए। जीते हुए ही। अच्छा, और ये विल जो है इनके मरने के बाद एक्टिव होता है। उस इंसान के जाने के मरने बाद। के, यस। ओके ओके। गिफ्ट डीड में ये प्रॉब्लम है कि एक बार आपने ट्रांसफर कर दी किसी के नाम से तो फिर वो वापस लेने में थोड़ी दिक्कत हो जाती है। इंसान जिंदा रहे तो भी। यस, क्योंकि अगर अभी सपोज एक आदमी ने अपने बेटे के नाम पे गिफ्ट डीड कर दी, प्रॉपर्टी सारा कुछ उसको दे दिया, उसके पास कुछ नहीं रखा उसने, और उस लड़के ने उसको उसके अपने पिताजी को ही घर से बाहर निकाल दिया, प्रॉपर्टी उसके नाम पे हो गई, अभी वो वापस कैसे लेगा? आप मैडम ये बिल को इतना इम्पोर्टेंस आप दे रहे हैं कि बिल बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस है हमारे भारत में। तो मुझे लगता है कि बहुत ही शायद कम लोगों ने अपनी प्रॉपर्टी के बिल्स बनाए होंगे। सिर्फ 4% लोगों ने बनाई है पूरी इंडियन पॉपुलेशन। यस, तो ये तो समझ सकते हो कितनी बड़ी तादाद में ये लिटिगेशन तक जा सकती है। तो किसी भी फैमिली के लिए आपको क्या संदेश देना चाहोगे बिल के लिए? बिल तो बननी ही चाहिए, मैंडेटरी चीज़ होनी चाहिए। भले उसके नॉमिनल खर्चे हैं उसको नज़रअंदाज करके आप बिल बना लो ताकि आगे जाके लिटिगेशंस में आपकी फैमिली ना हो, उसकी वजह से आपके गलत डिसीजन की वजह से आपकी फैमिली इस लिटिगेशन के चक्कर से बचे। और अगर दो एक ही परिवार में मैम दो भाई हैं तो क्या बिल में ऐसा कुछ हो सकता है कि किसे कितनी प्रॉपर्टी दी जानी चाहिए, कितनी नहीं दी जाएगी? स्पेसिफिकली लिखा जा सकता है उसमें किसको कौन सी प्रॉपर्टी जानी चाहिए, कौन सी नहीं जानी चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि एक फैमिली में है और एक बच्चा है जो माँ बाप की काफी सेवा कर रहा है और दूसरा बच्चा अपने माँ बाप की बिल्कुल नहीं देखभाल कर रहा है, और फिर माँ बाप के चले जाने के बाद प्रॉपर्टी सबको आधी आधी मिल रही है। ऐसी चीज़ों के लिए ही बिल बनाया जाता है कि उसमें स्पेसिफिक। वैसे भी सोचा कि अगर किसी माँ बाप को अपना ख्याल रखवाना है तो बिल में सदा तो भैया तेरा नाम नहीं लिख। बिल में अगर आपका ब्लड रिलेशन नहीं है तो भी आप किसी तीसरे बंदे को भी बिल में लिखना चाहते हो तो वो भी लिख सकते हो, जो आपका केयर टेकर है। ऐसा एक केस भी था जिसने अपनी पूरी प्रॉपर्टी अपने बच्चों को ना देते हुए उसने केयर टेकर के नाम कर दी। यस, यू कैन डू दैट ऑल्सो। सो ये विल क्या खाली पेपर पे लिख देने से हो जाता है? सिर्फ पेपर पे लिख देने से नहीं होता है, उसको प्रॉपरली रजिस्टर्ड करना पड़ता है। रजिस्टर्ड विल उसका ज़्यादा वेटेज होता है और वो लिटिगेशन में चैलेंज नहीं होता। आगे जाके कोई लिटिगेशन में जाता है, कोई चैलेंज करता है कि विल गलत है या कुछ है, अगर रजिस्टर्ड विल है तो उसको कोई चैलेंज नहीं कर पाएगा, इसीलिए रजिस्टर्ड विल मस्ट है। मतलब अगर विल बनाए तो सिर्फ खाली कागज पे ना लिखे, कागज पे ना लिखे, यस, उसका वेटेज करे। वेटेज कैसे बढ़ेगा उसका? रजिस्टर्ड विल के बाद। आप बार बार एक बात वर्ड यूज कर रही लिटिगेशन कि आपने बिल नहीं बनाया तो लिटिगेशन आएगा, तो मतलब क्या होता है अगर किसी इंसान ने बिल नहीं बनाया है और अगर वो पास ऑन हो जाते तो उसके बाद उसकी क्या प्रक्रिया है? अगर बिल नहीं बनाता है तो उसको उसके जो वारिस है, सपोज उसके 4 बच्चे हैं और वो 4 बच्चों में से 3 बच्चे जाते हैं कोर्ट में, वो अपना हेयरशिप कराते हैं। यस, हेयरशिप में विल के कंपैरिजन में ज़्यादा खर्चा है, और हेयरशिप की वजह से बाद में हेयरशिप में कैसा होता है कि जज डिसाइड करता है कि ये जो शेयर है, लीगल शेयर्स जो है, वो किसको कहाँ कैसे बंटनी चाहिए, तो फिर वो कोर्ट अपने हिसाब कोर्ट डिसाइड करती है उस केस में। अच्छा, यस, अगर आपके पास विल है तो आपको प्रॉपर्टी बिल के हिसाब से मिल। यस, अपने इच्छा के अनुसार हो रहा है विल के हिसाब से, तो वो अपने डिसीजन के हिसाब से है। अगर विल नहीं बनाते हो अपनी इच्छा के अनुसार नहीं होगा, वो कोर्ट की इच्छा के अनुसार होगा। तो कोर्ट जिसको जो दोगी वो आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, और वो भी प्रक्रिया क्या काफी लेंदी है? लेंदी प्रोसेस है और उसमें खर्चा भी ज्यादा है। और अगर कोई वारिस छूट जाता है उस केस में, कोई इंटेंशनली करता है कि हम 3 ही है, 4 होने के बावजूद अगर हम बताते हैं कि 3 ही है और चौथा बंदा जो है उसको पता चलता है कि इन्होंने प्रॉपर्टीज बांट ली है हेयरशिप के थ्रू, तो वो लिटिगेशन डालेगा, केस डालेगा इनके ऊपर कि मैं भी इनकी वारिस हूँ और ये प्रॉपर्टी मुझे, वैसी चक्कर में लिटिगेशन शुरू हो जाती है और फैमिली में डिस्प्यूट शुरू हो जाते हैं, फिर खर्चा बढ़ेगा, लिटिगेशन बढ़ेंगे। तो बेटर है कि एक क्लियर मैसेज है कि किसी के पास 1 लाख की प्रॉपर्टी हो चाहे 100 करोड़ की प्रॉपर्टी है, आप अपना विल बना लीजिए दिल और समय रहते हुए बना लीजिए। क्योंकि इंसान की जिंदगी का कोई ठिकाना नहीं है। आपने बताया कि ऑप्शन भी है कि आप विल में कई बार अमेंडमेंट कर सकते हैं। तो जब भी आपका डिजायर चेंज होता है किसी कंडीशंस की वजह से, आपको ये समझ में आ रहा है कि मैंने जो विल बनाई है वो गलत है कहीं ना कहीं, तो उसको उस एक पॉइंट को चेंज करने के लिए आप विल बना सकते हो वापस से, उसको कोडिसिल बोला जाता है। आजकल मैडम एक चीज और है कि प्रॉपर्टी में
बेटी का भी एक होता है, हिस्सा होता है। यस, तो आपका इसके ऊपर क्या कहना है? देखो लॉ के हिसाब से बेटी का भी उतना ही हक है जितना बेटे का है। अच्छा, दे आर इक्वल शेयर होल्डर्स ऑफ द प्रॉपर्टी। एक तो आपने बताया कि ये प्रॉपर्टी के विवाद से, प्रॉपर्टी की वजह से फैमिली में बहुत सारे डिस्प्यूट्स होते हैं। दूसरा आपने फैमिली के और कौन से मैटर्स को आप देखते हैं? फैमिली में जैसे कि मतलब आप तो देख ही रहे हो, हर कोई बंदा गैलप कर रहा है, डिवोर्स के थ्रू भाग रहा है। हाँ, डिवोर्स जैसे कि अंदर म्यूचुअल डिवोर्स है, चैलेंजिंग डिवोर्स है, फिर कोई डीवी का केस डाल देता है। डीवी डोमेस्टिक वायलेंस सेक्शन 498 ओके, जो बहुत ही फेमस है। हाँ। तो ये केसेस बनते हैं फैमिली में। तो मैम ये आपको क्या लगता है, ये जो आज की डेट में अब तो बहुत सारे केसेस आपके सामने आते होंगे, डिवोर्स के केसेस आपके सामने आते होंगे, ये जो तलाक बढ़ रहा है, ये इसके पीछे आपको रीजन क्या समझ में आता है? इसके पीछे बहुत सारे रीजंस है। फर्स्ट रीजन इज फ्रीडम ऑफ योर फ्रीडम, जैसे इंडिपेंडेंट है, मतलब कमा रही है लड़की। पहले पहले जैसा होता था, मतलब लड़कियां जो है, औरतें जो है वो घर पे रहती थी और अपने बच्चों को संभालना, घर गृहस्थी संभालना, ये सब उनका काम होता था, कभी घर से बाहर नहीं निकलती थी। हाँ, अभी आज के डेट में लड़कियां, औरतें बाहर निकल रही है, खुद के ऊपर सेल्फ डिपेंडेंट हो गई है, फाइनेंशियल फ्री हो गई है, मतलब उसको कोई रोकने वाला नहीं, टोकने वाला नहीं। तो उनको यही चाहिए कि हमें कोई टोकने वाला नहीं चाहिए। तो ये एक रीजन है। सेकेंड रीजन इज योर इनटॉलरेंस, मतलब बर्दाश्त नहीं करना है। कोई अगर ए भी बोल देगा तो बर्दाश्त करके नहीं लेना है। तो बर्दाश्त करना क्यों चाहिए? गलत बात बर्दाश्त करनी भी नहीं चाहिए मेरे हिसाब से। तो नहीं, चाहे वो लेनी हो चाहे नॉर्मली कोई अब ठीक है, इस पे मैं आपको बात बताती हूँ। अभी माँ बाप है, हाँ, बेटा है, हाँ, बेटा और माँ बाप के बीच में कुछ होता है तो टॉलरेट करता है कि नहीं, एक रिलेशन बचाने के लिए यस करता है ना। हाँ, अगर भाई भाई है, कोई रिलेशन बचाने के लिए कोई टॉलरेट, कुछ बात बोल दी तो टॉलरेट करता है कि नहीं? यस करता है। तो यही चीज अगर शादी में आती है तो टॉलरेट क्यों नहीं करता है? ट्रू, ट्रू, है ना। तो इससे ये इंटॉलरेंस शादी में स्पेसिफिकली कहीं ना कहीं गायब हो गई है। ओके, यस। तो आपको क्या लगता है कि इस चीज को कैसे अवॉइड किया जा सकता है, इसको कैसे कम किया जा सकता है, क्या करना चाहिए? अभी शादी के पहले जैसे मतलब सब लोग कसमे वादे खाते हैं कि मैं ऐसा करूंगा, वैसा करूंगा, चांद सितारे तोड़ लाऊंगे। और लड़की भी बोलती है कि मैं भी आपके घर को अपना घर समझूंगी, है ना, सब देख लूंगी, सब देखभाल कर लूंगी, मैं तो एक छोटी सी 4x4 के रूम में भी आपके साथ ये रह लूंगी, बस आपका साथ चाहिए। आपका साथ चाहिए। हाँ, तो ऐसा होता है, लेकिन ये ओरली होता है। पहले ये चल जाता था और सब लोग भावनाओं में चलते थे, सब पहले के जमाने में। लेकिन अभी के जमाने में लोग भावनाओं में नहीं जी रहे, प्रैक्टिकल भी हो, प्रैक्टिकल हो गए हैं, लॉजिकली बोलते हैं, मतलब वो इमोशंस नहीं बचाए कहीं ना कहीं Correct. लोगों में। करेक्ट। तो इसी वजह से ना मैं सजेस्ट करूंगी कि एक प्रीनप एग्रीमेंट बनाया जाए। प्रीनप, यस, प्रीनप्टियल एग्रीमेंट होता है शादी के पहले। यस, शादी के पहले। तो ये तो मैम हमारे हिंदू धर्म में या हमारे भारत में तो शादी को तो एक धर्म विधि माना जाता है, तो इसमें तो एग्रीमेंट का कोई चलन ही नहीं है। क्योंकि अभी कल्चर ही वैसा हो गया है। हाँ, अभी जनरेशन जो है, ये जनरेशन के लिए ये प्रीनप एक दवाई की तरह काम करेगा आपकी शादी बचाने के लिए। क्या होता है प्रीनप एग्रीमेंट? प्रीनप एग्रीमेंट में जैसे कि आपका फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होगी, हाँ, आपके हेल्थ इश्यूज क्या है, अगर आप पहले ही शादी के पहले ही ये सब क्लियर कर लोगे, जैसे कि फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब आप खर्चा कैसे करोगे, दोनों मिलके घर कैसे चलाओगे, आपकी हेल्थ इश्यूज क्या है, मतलब पता चला शादी के बाद कि लड़की में कुछ प्रॉब्लम है, करेक्ट, मेंटली कुछ डिसऑर्डर है या हेल्थ में कुछ इश्यू है, हेरिडिटरी मैटर है, कोई हेल्थ का इश्यू है उसको और उसने छुपाया और वो चीज शादी के बाद पता चलता है, तो ये एक मैटर बन जाता है डिवोर्स के लिए। अगर शादी के पहले ही ये सब क्लियर आउट हो जाए और उस एग्रीमेंट में आ जाए तो अपना जो रिलेशन है वो और स्ट्रांग हो जाएगा। तो प्रीनप एग्रीमेंट में सिर्फ हेल्थ से रिलेटेड होता है या आपका हेल्थ आ गया, आपका सोशली आप बिहेवियर कैसे करोगे वो आ गया, मतलब आप फैमिली में कैसे रहोगे, मतलब साथ में रहोगे, अलग रहोगे, वो पहले ही पता चल जाएगा। मतलब शादी के बाद माँ बाप के साथ रहना है या अलग रहना है, वो सब पहले से पहले से ही आप अगर कर लोगे तो दोनों को प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि मोस्टली लड़कियों में देखा गया है ना कि शादी के बाद वो चेंज हो जाती है, मतलब मुझे आपके माँ बाप के साथ नहीं रहना है, अब मुझे अकेले रहना है, इसकी वजह से मैं तलाक से नहीं करनी है। ये भी एक रीजन हो जाता है कभी कभी। अच्छा। मतलब अपनी फिगर मेंटेन करने के लिए किसी को बच्चा पैदा नहीं करना है आज के डेट में, सरोगेसी मदर के लिए आप ही आजकल जा रहे हैं, इम्पोर्टेंसी है लड़कों में, तो वो कभी कभी छुपाया जाता है
क्या ये प्रीनप एग्रीमेंट सिर्फ लेडीज की सुरक्षा के लिए है कि ये दोनों के लिए है, अच्छा सिर्फ लेडीज के लिए नहीं है। ओके अगर लड़के में कोई खोट है तो लड़के को पता चलेगी, और लड़की में कोई खोट है तो लड़की को पता चलेगी। हाँ मतलब वादे तो दोनों एक दूसरे के Yes. करते हैं शादी के बाद। और आगे जाके कोई लिटिगेशंस में जाता है, तो किसी कारणवश उन दोनों के बीच में अनबन हो जाती है और पता चलता है कि ये ऑलरेडी एग्रीमेंट में लिखा गया था, उसके बावजूद उसने ऐसा किया, तो वो एग्रीमेंट हम प्रोवाइड कर सकते हैं कोर्ट में एज एन एविडेंस कि इन्होंने ऐसा ये सारी चीजें एग्री किया था। अभी वो कर रही है। तो ये प्रीनप एग्रीमेंट क्या हमारे भारत में इसका चलन है या लोग यूज कर रहे हैं अभी इसको? तक तो मतलब इतना कोई यूज नहीं कर रहा है, लेकिन अभी स्टार्ट हो गया धीरे धीरे। अच्छा लेकिन अगले कुछ 5 सालों में ही आपकी इसका जो ग्राफ है ना, बढ़ते हुए देखोगे। मतलब हर आदमी शादी के पहले प्रीनप प्रीनप एग्रीमेंट बनाए। बनाए, जैसे कि हम फोटोग्राफर्स को बुलाते हैं शादी में, ठीक है, अपने मेहमानों को बुलाते हैं, जितना जरूरी होता है मेहमानों को बुलाना, तो वैसे ही ये प्रीनप एग्रीमेंट्स बहुत ही जरूरी होगी अगर आपको शादी बचानी है तो। और शादी में जैसे और एक रीजन भी हो सकता है, जैसे शादी के बाद लोग एक पति पत्नी जैसा देखते हैं एक दूसरे को, शादी के पहले वो पति पत्नी नहीं होते हैं, एक नॉर्मल फ्रेंड्स रहते हैं। हाँ बॉयफ्रेंड तो क्यों ना उसी फ्रेंडशिप को कंटिन्यू किया जाए। रिलेशन को आप एक बंधे हुए रिलेशन में नहीं देखो खुद को, एक फ्रेंडशिप के रिलेशन में देखो और चलाओ लाइफ को, देखो कितना अच्छा होगा। बॉन्डिंग मत दो। मुझे तो लगता है कि प्रीनप एग्रीमेंट आप जो बोल रहे हैं ये शायद तो ज्यादा करके अभी तक मेट्रो सिटीज में ही होगा या कि हमारे टाउन्स में भी ये टाउन्स में भी है, ऐसा जरूरी नहीं है मेट्रो सिटीज में ही हो रहा है, इवन टाउन्स में ज्यादा हो रहा है। निर्मला जी, ये मैरिज सर्टिफिकेट का इम्पोर्टेंस क्या है? मैरिज सर्टिफिकेट आपका आइडेंटिटी बताता है। जैसे कि आप अगर सपोज पॉलिटिक्स में जा रहे हो तो वहाँ पे आइडेंटिटी पूछता ही है, आप सिंगल हो या मैरिड हो। तो वो तो आधार कार्ड या पैन कार्ड ये सब पे भी तो होता है। नहीं, मैरिज एक प्रूफ है अच्छा आपकी आइडेंटिटी को लेकर, और ये सिर्फ एक कागज नहीं है, ये आगे जाके लिटिगेशन में अगर आप जाते हो तो आपको प्रूव करना पड़ता है कि आपकी शादी हुई है कि नहीं। तो उसमें ये एक इम्पोर्टेंट पार्ट रोल प्ले करता है। ओके यस, और मतलब उसी को वैलिड माना जाता है। मैरिज सर्टिफिकेट मस्ट होना चाहिए। यस, लेकिन जिन लोगों ने अभी पहले जिसकी शादी हुई है आज 2000 या आज से 20 साल 25 साल पहले, तो तब मैरिज सर्टिफिकेट को नहीं अहमियत दी जाती थी। तो आज वो क्या करेंगे उनके लिए? आज भी वो मैरिज सर्टिफिकेट कर सकते हैं। अच्छा, आज भी वो मैरिज सर्टिफिकेट आ सकते हैं। डेफिनेटली कर सकते हैं। ग्रेट। मेरे पास एक केस आया था, उनको एक्चुअली जाना था फॉरेन कंट्री में, अच्छा और उनके लिए वो प्रूव करना था कि वो मैरिड है, इसके लिए वो मैरिज सर्टिफिकेट लग रहा था। अच्छा, खुद को प्रूव करने के लिए कि करेक्ट है। पेपर वर्क्स, आप बोलने से कुछ नहीं होगा, पेपर बतानी चाहिए कि आप मैरिड हो कि नहीं। हाँ, अदालत तो चलती है धाराओं पे और प्रूफ पे चलती है। करेक्ट है। आप सिर्फ मुंह से बोल दोगे कोई नहीं मानेगा, पेपर बता दिए जो भी है। आपने आपकी बातों में एक वर्ड आपने बोला था डीवी केस, तो ये डीवी एग्जैक्टली क्या होता है? और ये जो डोमेस्टिक वायलेंस बोलते हैं इसको। तो ये जो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है, तो ये इसका बेनिफिट क्या होता है लेडीज लोग के लिए, इसके बारे में आप बताइए। ये एक डीवी मतलब डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है जो सेक्शन 498 के तहत आता है। ओके ठीक है, तो ये 2000 साल मतलब 2000 के पहले लड़कियां औरतें जो है घर पे रहती थी, उनके साथ अत्याचार होता था, घरेलू हिंसा होती थी, मारपीट होती थी, गाली गलौज होती थी, डाउरी केसेस होते थे जहाँ पे औरतों को जलाया जाता था दहेज के लिए। तो इसको रोकने के लिए ये एक्ट लाया गया था। लेकिन आज ये जो एक्ट है मतलब दूसरी ओर बढ़ रहा है, मिसयूज ज्यादा हो रहा है उसका, जबकि एक्चुअली डीवी एक्ट का जेन्युइन केसेस कहीं मतलब रेशियो बहुत ही कम रेशियो है जेन्युइन केसेस, लेकिन इसका इलीगल यूज हो रहा है, मतलब हरास करने के लिए। अच्छा, जेंट्स को हरास करने के लिए, उसके फैमिली को हरास करने के लिए। तो उस चीज से बचा जाए, जो जेन्युइन केसेस है उसकी तहकीकात होनी चाहिए मेरे हिसाब से थोड़ी। तो लेकिन ये ऐसा कितना आप बोल सकते हैं, क्योंकि डीवी एक्ट तो बनाया गया है महिलाओं की सुरक्षा के लिए और कहीं ना कहीं इसका मिसयूज हो रहा है। तो इससे जो इसके पीड़ित होते हैं, मिसयूज केसेस के जो पीड़ित लोग होते हैं या फैमिली होती है, क्योंकि मैंने सुना है कि डीवी एक्ट में तो पूरी फैमिली भी अंदर चली जाती है। तो इससे कैसे बचा जा सकता है? इससे बचने का तरीका क्या है? इससे बचने का तरीका, आपके पास प्रूफ होनी चाहिए कि आप इनोसेंट हो। और इसमें और एक तरीका है, जहाँ पे वारंट निकलती है आपके नाम पे, आप उसके पहले ही एंटिसिपेटरी बेल ले सकते हो।
अच्छा, यस। ओके, और इंसिडेंट में भले कोई बंदा हो या ना हो, उसका नाम भी ऐड किया जाता है। तो उसका प्रूफ आपके पास अगर वीडियो के थ्रू है या कोई रिकॉर्डिंग्स है, वो आप प्रूव करके बता सकते हो कि हम इनोसेंट है, हमारे पास ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है जैसा ये बता रही है। ओके। तो ये सब चीजें हैं और बहुत बहुत सारी चीजें हैं जो होती है रेमेडीज, एज ए रेमेडीज। अच्छा, तो डीवी एक्ट जो आप बोल रहे हो कि इसका मिसयूज हो रहा है, तो इसमें फिर अमेंडमेंट होना चाहिए कुछ ना कुछ? जरूर होना चाहिए। मेरे हिसाब से तो ऐसा होना चाहिए कि मतलब स्क्रूटिनाइज किया जाए कि ये सच में जेन्युइन केस है कि नहीं। बस ऐसे ही नाम के लिए कोई मतलब कुछ अगर अरे तुरे से भी बात कर रहा है तो वो डीवी केस फाइल हो रहा है, मेंटेनेंस ऐटा जा रहा है। पता चला कि पति जो है अच्छा खासा कमाता है, तो उसको हैरास करने के लिए मेंटेनेंस निकाला जा रहा है। आज तो कभी कभी सुनने में ऐसा भी आता है कि लोग शादी करने को भी एक अपना बिजनेस बना लिए है कई कई जगह पे। यस यस। कि शादी करते हैं, फिर ऐसा दूसरा एक चीज- केस है, मैं नाम नहीं लूंगी। हाँ, साउथ का एक केस है जहाँ पे लेडी ने 10 बार शादी की है 10 बार शादी। और सबसे एलिमनी एज ए एलिमनी पैसे निकाले हैं लोगों से। और वो डीवी एक्ट के बलबूते पे। डीबी एक्ट, डिवोर्स केस, एज ए एलिमनी आपको अच्छा खासा अमाउंट मिल जाता है। आप बस ये प्रूव कर देते हो कि इम्पोर्टेंट है हस्बैंड। तो इससे बचने का तरीका आपको क्या लगता है, कैसे बचा जाए इससे? इससे बचने का तरीका मेरे हिसाब से तो प्रीनअप एग्रीमेंट ही है। अच्छा, प्रीनअप एग्रीमेंट है, आप बैठ के बात करो। अगर कोई आपके बीच में कोई प्रॉब्लम्स हो रही है तो बैठ के सॉर्ट आउट करना बहुत जरूरी है। इसके अलावा कोर्ट में ना जाते हुए आप ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, एडीआर होता है, ये जहाँ पे मीडिएटर का काम करते हैं, दोनों के बीच में सुलह करने का काम करते हैं कोर्ट में ना जाते हुए। तो ये ऑप्शन आप चूज कर सकते हैं। आज की डेट में मैडम एक और है कि शादी के अलावा लोग लिव इन रिलेशन में काफ़ी ज़्यादा उसका चलन हमारे भारत में बढ़ रहा है। और लिव इन रिलेशन को इवन शायद कोर्ट ने भी मंजूरी दे दी है कि आप लिव इन रिलेशन में रह सकते हो। लेकिन मेरा एक आपसे जानना है कि लिव इन रिलेशन में रहते हुए किन चीज़ों का ध्यान देना चाहिए, ये इस पे आपका क्या कहना है? लिव इन रिलेशन में जाने से पहले वही प्रॉपर एग्रीमेंट होना बहुत जरूरी है। तभी प्रीनअप एग्रीमेंट बनना चाहिए। प्रीनअप नहीं, लिव इन रिलेशनशिप का अलग एग्रीमेंट होता है। प्रीनअप से अलग एग्रीमेंट होता है। ओके, ठीक है, तो उसमें वो एग्रीमेंट्स में सब लिखा जाता है, मतलब आप खर्चे कैसे उठाने वाले हो, कौन किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। हाँ और उसके साथ अगर लिव इन रिलेशनशिप में कोई बच्चा रह रहा है आपका, हाँ, तो उसके लिए किसका लाइबिलिटी ज्यादा है, बच्चे के ऊपर आपके पिताजी का क्या हक होगा, हाँ, उसके क्या प्रॉपर्टी राइट्स होंगे, ये भी आता है उसमें। और इनसे जो बच्चा होगा वो लेजिटिमेट चाइल्ड रहेगा, उसके भी इतनी हक है जितने नॉर्मल लीगल बच्चे के हैं। तो आपका कहने का मतलब कि लिव इन रिलेशन में रहते हुए अगर कोई लेडीज है जो प्रेग्नेंट हो जाती है और वो चाइल्ड डिलीवरी करती है, तो उसके बाद उस बच्चे की जिम्मेदारी उस लड़के को निभानी पड़ेगी। यस, और पूरी वो वैसे ही होगा जैसे। इसमें भी उसका हक हो सकता है अगर वो क्लेम करेगा तो। अच्छा, लेकिन अगर एग्रीमेंट ना हो तो फिर वो लेडीज के लिए नहीं मुश्किलें होगा हैं? तो कुछ भी नहीं होगा फिर, अच्छा, नथिंग कैन डू। ओके। मतलब आप अगर लिव इन रिलेशन में भी है, आपको ये ध्यान रखना है कि एग्रीमेंट। यस, उसके लिए भी एग्रीमेंट्स। बेसिकली कोई भी अगर बिजनेस में जाता है तो नॉर्मल एग्रीमेंट्स बनती है, जैसे पार्टनरशिप डीड्स है, कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट्स है, जैसे वैसे ही ये भी एक कॉन्ट्रैक्ट ही है आज की डेट में अगर बोला जाए लॉजिकली तो। एक एग्रीमेंट होता है पावर ऑफ अटॉर्नी, यस, तो इसका कहाँ यूज होता है हमारे भारत में, किस चीज में हम यूज करते हैं? पावर ऑफ अटॉर्नी जो है, अभी सपोज मेरी एक प्रॉपर्टी है और वो है चेन्नई में, ठीक है, और मुझे वो प्रॉपर्टी बेचनी है और किसी कारणवश मैं वहां नहीं पहुंच पा रही, तो मैं अपना पावर ऑफ अटॉर्नी देती हूँ मेरे हस्बैंड को अच्छा, कि मेरे बिहाफ पे वो वहां पे जाए ओके और रजिस्ट्रेशन करवा के ले ले। ओके। ठीक है, तो- तो इसके लिए पावर ऑफ अटॉर्नी यूज होता है। तो ये ज्यादा करके जो एनआरआई लोग। एनआरआईज है, हाँ, मैंने बहुत सारे ऐसे केसेस किए हैं जो एनआरआईज नहीं आ पाते जगह पे, मतलब एक्सपेंसिव हो जाता है उनका जर्नी जो है। इसके लिए वो अपना पावर जो है अपने पिताजी या फिर वाइफ या फिर माँ, इनको दे के चले जाते हैं ताकि कभी भी उनकी जरूरत पड़े तो वो पावर यूज करके वो रजिस्टर करवा के ले सकते हैं। आप तो इसका मिसयूज भी हो सकता है कभी कभी, जैसे कि पावर आपने दे दिया और उस पावर को लेके उस जिसको भी पावर दिया है आपने, सपोज कोई थर्ड पर्सन है आपकी फैमिली में नहीं है, ठीक है, थर्ड पर्सन को आपने पावर दे दिया, उस पावर को यूज करके उसने वो जो प्रॉपर्टी है अपने नाम पे कर ली। ऐसे भी केसेस हुए हैं? मिसयूज भी, यस, बहुत सारे कोई केसेस हुए हैं।
तो Power- इसमें कैसे इस चीज को कैसे अवॉइड किया जा सकता है फिर? ऐसे लोगों को दो प्रॉपर्टी पावर ऑफ अटॉर्नी जो आपके भरोसेमंद, मतलब पावर ऑफ अटॉर्नी आप तभी यूज करें जब आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट है। स्पेसिफिकली क्लॉज लिखो ऐसे हाँ, कि ये सिर्फ और सिर्फ इस चीज के लिए यूज किया जा रहा है, तभी आप इस चीज से बच सकते हो। तो पावर ऑफ अटॉर्नी में वो ये भी लिख सकता है कि ये प्रॉपर्टी इनके नाम पे नहीं होगी, यस, लिख सकते हैं। वो सिर्फ किसी और के नाम के लिए करना Yes. है, इसलिए मैं इनको पावर ऑफ अटॉर्नी दे रहा यस हूँ। यस यस, लिख सकते हैं। वैसे Correct. क्लॉजेस आपकी इतने स्ट्रांग होनी चाहिए, और ये क्लॉजेस स्ट्रांग करने के लिए एक वकील की बहुत जरूरत पड़ती है। तो मतलब जितना स्पेसिफिक उसके अंदर आप वो नोट डाउन करेंगे या लिखेंगे, उतना ज्यादा वो उतना ही टाइट होगा और वो कुछ नहीं कर पाएगा। करेक्ट। तो मतलब ये एक बात आपके बात से समझ में आ रही है कि अगर आप पावर ऑफ अटॉर्नी बना रहे हो तो एक सही वकील, एक अच्छे वकील का होना जो ये सब चीज़ों को समझता हो, उसके थ्रू ही आपको पावर ऑफ अटॉर्नी के लिए जाना चाहिए। कई बार लोग पैसे बचाने के लिए अपने से भी फॉर्मेट बना खुद से लेते कर हैं। लेते हैं तो फिर उसको फिर भारी भरकम पैसे जमा करने पड़ते हैं कोर्ट में एज अ फीस। करेक्ट है, मतलब कि आप अभी पैसे मत बचाइए, अभी आप जो है हिसाब से खर्चा करिए ताकि आपका कोई बड़ी चीज आपकी बच सके। यस। ट्रू। वुमेंस डे पे आप हमारी भारत की महिलाओं के बारे में या वुमेंस डे को आप किस तरह से देखते हैं और भारत की महिलाओं को क्या संदेश देना चाहती है? लेडीज को देखो, पहले भी चैलेंजिंग रहा है, आज भी चैलेंजिंग है, और ये आगे भी ऐसे ही रहेगा। बस आपको उसको किस नजरिए से लेना है, कैसे लेना है, वो आप पे डिपेंड करता है। वुमेन्स डे मेरे लिए ना एक सेलिब्रेशन नहीं है, एक कमिटमेंट है खुद के लिए। Okay. मैं नहीं रुकी हूँ तो मैं किसी और को भी रुकने नहीं दूँ। बस यही मेरा मैसेज है सबके लिए। बहुत बढ़िया मैसेज है और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके मैडम। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच।